नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं 10th क्लास का जो हिस्ट्री पेपर हम पढ़ रहे थे। 10th का आपका हिस्ट्री पेपर था, चैप्टर आपका फर्स्ट था और जिसमें हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं और ये आज का टॉपिक है हंगरी में राष्ट्रवाद। जैसे कि पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है वो आपका आज का अभी का इस ट्यूटोरियल का इस वीडियो में जो हम क्लास करेंगे वो है हंगरी में राष्ट्रवाद। कहाँ पे? हंगरी में राष्ट्रवाद। अब सबसे पहले बात याद रखेंगे कि हंगरी यूरोप महादेश में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हंगरी में राष्ट्रवाद कैसे पड़ा और हंगरी में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। क्या होता है कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो रहा था तो इसका प्रसार का रूप प्रसार होते होते हंगरी में भी राष्ट्रवादी भावना पहुंच जाता है, ठीक है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे यहाँ से, हंगरी पर किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था, पूर्णतः अधिकार था। 1848 की क्रांति के कारण क्या होता है कि मेटरनिख युग का अंत हो जाता है। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। कहाँ पे? हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी में, ठीक है। जहाँ आंदोलन का नेतृत्व दो व्यक्ति कर रहे थे, एक का नाम था कोसुथ और दूसरे का नाम था फ्रांसिस डिक। क्या नाम था? फ्रांसिस डिक। मतलब 1848 में जब क्रांति हुई, ठीक है, तो उस क्रांति के कारण हंगरी में भी क्रांति होना शुरू हो जाता है और 1848 की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति था, शुरुआत में वहीं से शुरू होता है और वहां से ये क्रांति हंगरी पहुंचा और यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था कोसुथ और फ्रांसिस डिक। कोसुथ और फ्रांसिस डिक ये दो व्यक्ति जो थे हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए नामक क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। क्रांतिकारी दोनों व्यक्ति क्रांतिकारी थे। कोसुथ जो थे ये लोकतांत्रिक विचार के समर्थक थे और ये वर्गहीन समाज जिसमें कोई भी वर्ग ना हो, किसी भी तरह का समुदाय ना हो, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे। अपने विचारों को जनता तक पहुंचा रहे थे, अपने विचारों को जनता तक पहुंचा रहे थे, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये अपने विचार जनता तक पहुंचा रहे थे और इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन के बाद हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैसे लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर के भागना पड़ा तो इस तरह से समझा, जब लुई फिलिप को देश का जनता खदेड़ सकता है तो फिर हंगरी का जनता काहे नहीं अपने देश को आज़ादी दिला सकता है, हम काहे नहीं आज़ादी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लुई फिलिप के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का प्रभाव हंगरी पर भी काफी पड़ा था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा था। कोसुथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया। ये कोसुथ जो अभी तक अपने विचारों को समाज में फैला रहा था, जिसका कहना था कि वर्गहीन समाज होना चाहिए, जहाँ पे किसी भी तरह किसी भी वर्ग का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वही कोसुथ अब क्या ऑस्ट्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का विरोध करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। देश में जिस तरह की व्यवस्था था उसमें वो बदलाव करना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो हंगरी पर अधिकार करके बैठा, हंगरी अगर विद्रोह कर रहा, हंगरी का जनता विद्रोह कर रहा है तो वाजिब है कि ऑस्ट्रिया का भी जनता विद्रोह करेगा, क्योंकि अगर आप हंगरी में सुधार कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिया में भी तो सुधार करना लाजमी है, जरूरी है, ठीक है। तो दोनों जगह पे पड़ा। अब देखिए जिसके कारण राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया, राष्ट्रवादी आंदोलन हंगरी में शुरू हो जाता है, काफी तेज हो जाता है और अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातों को मान लिया, ठीक है।
मतलब हंगरी में सुधार करने के लिए तैयार हो गए। हंगरी में जो डिमांड उठ रहा था राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से, उस बातों को मान लिया गया, जिसके अनुसार मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। क्या क्या स्वीकार किया गया? देखिए, तो मंत्री परिषद की मांग को स्वीकार की गई, ठीक है, मतलब यहाँ पे मंत्री परिषद बनाया जाएगा। अब देखिए, जिसमें केवल हंगरी की जनता ही सदस्य बन सकते हैं, केवल और केवल हंगरी के जनता को ही सदस्यता मिलेगा हंगरी के मंत्री परिषद में। ये बात हो गया। दूसरा, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्र प्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की भी स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया ने बात माना है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की भी डिमांड किया गया था, तो हंगरी की सुरक्षा के लिए सेना की भी स्थापना की गई थी। सामंत प्रथा को खत्म किया गया। यहाँ पे देखिए, सामंत प्रथा जो पहले से चालू था हंगरी में, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और सामंत प्रथा को समाप्त करने के बाद यहाँ पे प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रत्येक वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाए जाने की बात भी स्वीकार की गई। मतलब कि बुडापेस्ट में डायट नामक सभा जो था, इसकी प्रत्येक साल बैठक होगी, और इस बैठक में बुडापेस्ट राजधानी में ये बैठक होगी। कहाँ होगी? बैठक होगी। तो कह सकते हैं इस प्रकार इस आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान किया, मतलब राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देखेंगे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ हंगरी में, तो हंगरी में किन किन चीजों की मांग की गई, जो उसको मिला भी। तो मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। क्या क्या किया गया? मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, जिसमें केवल हंगरी के लोग ही सदस्य हो सकते थे, हंगरी के लोग ही शामिल रहेंगे। दूसरी बात, प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंत प्रथा का समाप्ति किया गया, सामंत प्रथा समाप्त किया गया। और प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रत्येक वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात भी स्वीकार की गई। तो ये सारी बात एक तरह से जब हंगरी को प्राप्त हुआ, ये सारे डिमांड उसके पूरे हुए, तो हंगरी के लिए ये राष्ट्रीय अस्मिता, उसके गौरव की बात था। मतलब उसको एक अच्छा इज्जत मिला, एक देश का इज्जत मिला, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि हंगरी की राजधानी कहाँ पड़ता है? बुडापेस्ट, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, पहली बात। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, कोसूथ किस विचारधारा के लोग व्यक्ति थे? तो कोसूथ जो थे ये क्रांतिकारी थे, और ये लोकतांत्रिक विचारक थे। कैसे विचारक थे? लोकतांत्रिक विचारधारा के थे, और ये उस वर्गहीन समाज की स्थापना, क्लासिकल सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। क्लासिकल सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे, वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। और हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता कब प्राप्त होता है? तो ये याद रखेंगे, 31 मार्च 1848 को, 31 मार्च 1848 को हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये हंगरी के विषय में हम बातचीत कर रहे थे। इसके बाद चलेंगे थोड़ा सा ये पोलैंड के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा ये पोलैंड के बारे में आपके सिलेबस में, तो थोड़ा सा पोलैंड को भी इसी क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना काफी तेज गति से बढ़ रहा था, क्योंकि संपूर्ण यूरोप राष्ट्रवाद की भावना से ग्रसित है, अभी ग्रसित नहीं है, ओतप्रोत है। पूरे संपूर्ण यूरोप के व्यक्ति के सर पे राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण पोलैंड में भी विद्रोह शुरू हो जाता है। हम थोड़ा फास्ट देखेंगे, ठीक है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक देखते जाइए, एक एक बात ध्यान से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। अब बस क्लास में लगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासक के विरोध विद्रोह शुरू हो गया। मतलब पोलैंड पे किसका आधिपत्य था? रूस का अधिकार था। तो याद रखेंगे, पोलैंड पर किसका अधिकार था? रूस का अधिकार था। किसका अधिकार था? रूस का अधिकार था। अब देखिए, 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है, तो उसका प्रभाव पोलैंड के उदारवादियों पर पड़ा। किस पर पड़ा? उदारवादियों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। परंतु इन्हें इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल पाया था, जिसके कारण पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया गया। पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया गया, और पोलैंड को सही टाइम पे आजादी नहीं मिला, बाद में जाके मिल पाता, ठीक है। तो ये पोलैंड की बात रही। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम इसी क्लास में बोहेमिया को भी देख लेते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है ये सारे, तो टॉपिक है तो देख लेते हैं, एक दो ऑब्जेक्टिव इससे निकल ही जाता है बेहतर। अब देखिए, बोहेमिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का शासन था। बोहेमिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था, ठीक है।
हंगरी के घटनाक्रम, जब हंगरी में विद्रोह हो रहा था तो इसका प्रभाव बोहेमिया पर भी पड़ा। किस पर पड़ा? बोहेमिया पर पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक जाति, यहाँ पे सबसे ज्यादा चेक जाति रहते थे, ठीक है। और ये स्वायत्ता शासन की मांग को स्वीकार किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि हंगरी में जब आंदोलन शुरू होता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो हंगरी नहीं, ये बुडापेस्ट की बात हो रही है, बोहेमिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोहेमिया की। फिर से समझे तो बोहेमिया में जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, कब? 1830 के आंदोलन के कारण, 1830 के आंदोलन के कारण। तो बोहेमिया में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते थे? चेक जाति के लोग रहते थे। तो इस बात को मान लिया गया कि अब जो है बोहेमिया पर चेक जाति के लोगों का ही शासन रहेगा, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में जो आंदोलन ठीक ठाक चला, तो आंदोलन के कारण अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन आंदोलन को हिंसात्मक बना दिया गया। आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया, ठीक है। जब आंदोलन हिंसक हो गया तो हिंसा के मतलब मार धार में ऑस्ट्रिया ज्यादा ताकतवर था और बोहेमिया उतना ताकतवर नहीं था। तो जिसके कारण आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को ऑस्ट्रिया ने बुरी तरह से एकदम कुचल दिया, ठीक है। और इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धि अस्थायी न रह सकी, मतलब कि उसको कुछ अधिकार मिला, लेकिन समय के साथ उसका अधिकार फिर छीन भी लिया गया, ठीक है। तो ये तभी हो पाया जब वो आंदोलन हिंसक हो गया। तो हिंसा समझ लेना कि अहिंसा परमो धर्मः, ठीक है। तो ये गांधी जी का जो सबसे मेन स्लोगन, जिस पे गांधी जी पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिए, एक ही स्लोगन पे उन्होंने अपना पूरा जीवन दिए। तो वाजिबन है कि अगर हिंसा से आप लड़ाई कर रहे हैं, मार धार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और आपका जीतना या आपका हारना दोनों बराबर होगा। जीत और हार दोनों कहा जाए तो क्षति आपके लिए बराबर हो जाएगा। जीत का जश्न आप खुद के मना नहीं पाएंगे, क्योंकि मार धार में इतने मारे जाएंगे कि फिर आपको होश नहीं रहेगा कि हम जीत का भी जश्न मनाएं, ठीक है। अब ये था कि आपका बोहेमिया में, कहाँ पे? बोहेमिया में राष्ट्रवाद का उदय। बोहेमिया के बाद इसी टॉपिक में हम इसी क्लास में देख लेंगे, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम। काफी अच्छा परिणाम रहा, और ये सबसे लास्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम एक बार फिर से इस टॉपिक को आपको बेहतर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक को। क्या होता है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति की गरज से ही प्रारंभ हो गया। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुआ था? 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। और इस फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था वो था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो था इस क्रांति का स्लोगन था, ठीक है। और इसी क्रांति से, इसी फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है, ठीक है। जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। और इस राष्ट्रवादी भावना, ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि यूरोप के सभी देश अब एकीकृत होने लगे, ठीक है। अब देखिए, फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय भी हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण कई छोटे और बड़े देश का निर्माण हुआ, ये याद रखेंगे। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष भी होता है, याद रखेंगे कि राष्ट्रवाद बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। जरूरत से ज्यादा अगर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रहा है तो ये साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यही होता है कि राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष भी सामने आने लगा 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। उत्तरार्ध तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद का साइड इफेक्ट दिखने लगा संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में, जिसका नाम दिया गया है संकीर्ण राष्ट्रवाद। क्या नाम दिया गया है? संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में इसका साइड इफेक्ट यूरोप में दिखने लगा। क्या हुआ कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया, प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उसका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। अब प्रत्येक राष्ट्र यूरोप में इतने राष्ट्रवादी हो गए कि उसका राष्ट्र ही उसके लिए सब कुछ हो चुका था। मानवता ये सब किसी काम का नहीं रहा, केवल अब सब अपने राष्ट्र के लिए ही सोच रहे थे।
अब देखिए, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, किसी भी देश को मिटाने के लिए तैयार थे, किसी भी देश को उठाने के लिए तैयार थे, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ और नहीं सोचते थे। तो मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवादी भावना के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य एवं जातीय समूहों में भी इतनी एकता आ जाती है, इतनी भावना जोर पकड़ने लगी कि दूसरे तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवादी भावना इतनी बढ़ गई कि उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होने लगा, ठीक है। अब देखिए, बाल्कन क्षेत्रों में भी छोटे छोटे राज्य काफी एकत्र हो गए, अलग अलग छोटे छोटे देश का रूप लेने लगे। तो दूसरी तरफ यूरोप में जितने भी देश थे, जैसे आप मुख्य रूप से जर्मनी को देखिए, इटली को देखिए, फ्रांस, इंग्लैंड को देखिए, इन सब देश में राष्ट्रवाद इतना बढ़ गया कि ये राष्ट्रवाद आगे चल करके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में बदल गया कि देश का सीमा अब बढ़ना चाहिए, देश अपना साम्राज्य बड़ा बनाने लगा, दूसरे देश पर भी अधिकार करने लगा, ठीक है। अपने देश को बेहतर उत्थान के लिए, अपने देश के बेहतर उत्थान के लिए दूसरे देश पर भी आक्रमण वगैरह करने लगे थे। तो ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के रूप में सामने आने लगा, ठीक है। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूनान में होने वाले औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदार थी जितनी कि अन्य कारण थे। मतलब ये भी समझिए कि ये जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, राष्ट्रवाद जितना जिम्मेदार है साम्राज्यवाद को बढ़ाने में, उतना ही जिम्मेदार यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति भी उतना ही जिम्मेदार था। क्योंकि दूसरे राष्ट्र पर अधिकार जब तक नहीं किया जाता, जब तक दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन नहीं लाया जाता किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो, जब तक दूसरे राष्ट्र पे अपना आधिपत्य नहीं जमता, तब तक उद्योग जो बहुत डेवलप कर गया था यूरोप महादेश में, वो उद्योग में जो सामान बन रहे थे उसको बेचने के लिए बाजार, और फिर सामान को बनाने के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होता, तो क्षेत्र बढ़ाना, साम्राज्य बढ़ाना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो साम्राज्यवादी प्रादुर्भाव, साम्राज्यवादी विचारधारा को बढ़ाने में यहाँ पे राष्ट्रवादी प्रवृत्ति भी योगदान उतना दिया जितना कि आप कह सकते हैं कि यूरोप में हो रहे औद्योगिक क्रांति ने दिया। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना शिकार, अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस दौर में, राष्ट्रवाद के दौर में, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के दौर में एशिया महादेश के देश और अफ्रीका महादेश के देश काफी पीछे रह गए थे उस टाइम में। तो सबसे पहले एशियाई देश और अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाना शुरू हो जाता, ठीक है। जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, ठीक है, उसी में अपना एक भारत देश भी था जिसको उपनिवेश बना लिया गया था। अब देखिए, इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी हुई थी। मतलब जिन देशों को उपनिवेश बनाया गया था, उस देश का शोषण तो निश्चित था, क्योंकि जिस देश को उपनिवेश बनाया गया था उसी देश का कच्चा माल ले जा करके उद्योग में सामग्री बना करके उसी देश में महंगे दामों में बेचा जाता था। तो मेरा ही सस्ता सामान खरीद करके उससे सामान बना के हमारे हाथ में महंगे दामों में बेचा जा रहा था, तो मेरा ही शोषण हो रहा था ना। इस तरह से उपनिवेश का शोषण हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति का आधारशिला इसी शोषण पे टिका हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही कहा जाए तो ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ। अब ये साम्राज्यवादी इतना बढ़ गया था कि ओटोमन साम्राज्य जो कभी विशाल साम्राज्य हुआ करता था वो बिल्कुल तरह से बिखर गया, ध्वस्त हो गया। पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन जाता, पूरा का पूरा बाल्कन क्षेत्र जो था वो क्या बन जाता है, युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। और देखिए कहता है कि आगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक किया। जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि वो आगे चल के साम्राज्यवाद तब्दील हो गया, और जब साम्राज्यवाद में तब्दील हो गया तो उपनिवेश काल शुरू हो गया, और उपनिवेश काल जब शुरू हुआ तो जिस देश का शोषण होने लगा कुछ समय बाद उस देश में भी राष्ट्रवाद की भावना काफी बढ़ने लगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उमड़ी, ठीक है। और जब यूरोप महादेश के
अन्य देशों ने एशिया और अफ्रीका महादेश के देशों को अपने अधिकार में लेने लगे, तो कुछ समय बाद वो जो देश को गुलाम बनाया गया था उस देश में भी राष्ट्रवाद की भावना उभरने लगी, आज़ादी के लिए आंदोलन होना शुरू हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने लगे। अब क्या होता है कि भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना, यूरोपीय राष्ट्रवाद को लोग जाने, यहाँ के लोग उसको पढ़े और यहाँ के लोग भी क्या होने लगे, राष्ट्रवादी होने लगे थे। इसमें एक शासक, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, याद रखेंगे कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और ये विदेशी घटना में काफी दिलचस्पी लेते थे। ये खुद विदेशी घटना में काफी दिलचस्पी लेते थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था, ठीक है, ये काफी प्रभावित था और इसने देखिए प्रभावित था, इसी प्रभाव में उसने भी जेकोबिन क्लब की स्थापना किया था। याद रखेंगे, पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में कि जेकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था, स्थापना किया था और स्वयं भी उसका सदस्य बन गया था, ठीक है। तो जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था और उसकी स्थापना भी किया था। और देखिए यह कहा भी जाता है, यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष भी लगाया था, स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष भी लगवाया था, ठीक है। ये भारत की बात हो रही है कि भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, ठीक है। अब देखिए कहता है कि दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले समाजवादी धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रवादी चेतनाओं को जागृत किया। अब केवल विदेशी घटना से ही भारत में राष्ट्रवाद नहीं जगा, बल्कि भारत में जो सामाजिक विषमता थी, धार्मिक कुप्रथाएं थी, इसके विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे, जो भी नेता इसका समर्थन कर रहे थे, जो भी नेता इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन नेताओं का भारत में राष्ट्रवादी चेतना को जगाने में काफी महत्वपूर्ण क्या रहा, योगदान रहा है। उदाहरण के रूप में हम राजा राम मोहन राय को रख सकते हैं, जो स्वयं इन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी दिलचस्पी लेते थे, ठीक है। स्वयं कहा जाए कि राजा राम मोहन राय एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वो विदेशी घटना में काफी दिलचस्पी लेते थे और राष्ट्रवादी भावना को काफी बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता समानता, कौन, राजा राम मोहन राय, ठीक है। देखिए उन्होंने स्वतंत्रता समानता एवं राष्ट्रवाद संबंधित अपने विचारों को, किसने, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के कारण ही 1921 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफी दुख प्रकट किया था। 1921 में जो नेपल्स की क्रांति हुई थी, वो जब विफल हो गया, तो राजा राम मोहन राय काफी दुख प्रकट किए थे, ठीक है। और क्या होता है कि 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर राजा राम मोहन राय 1823 में स्पेन स्वतंत्र होता है, कौन होता है, स्पेन स्वतंत्र होता है। और इस स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, इस स्वतंत्रता में वो इतने खुश होते हैं कि वो उत्सव भोज किए थे। भाई आजाद हो रहा है स्पेन और भारत में भोज कर रहे राजा राम मोहन राय, तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे। कालांतर में समय बीतने के बाद भारत में 1857 की भी क्रांति हो जाती है और ये राष्ट्रीय भारत के लिए कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। जबकि इससे पहले कई स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, लेकिन उसको स्वतंत्रता संग्राम का नाम नहीं दिया गया और वो संपूर्ण देश लेवल का भी नहीं था, छोटा छोटा था, लेकिन आज़ादी के लिए ही लड़ा गया, ठीक है। देखिए तो वही कहता है कि कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे, लेकिन उदय तो पहले हो चुका था। अब देखिए आगे छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, कहता है कि इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए। साथ ही साथ क्या होते हैं, कई उपनिवेशी भी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना है और इस देशभक्ति की भावना के कारण जो यूरोप में जन्म लिया राष्ट्रवाद की भावना, ये सब सर्वप्रथम यूरोप को प्रभावित किया और यूरोप के बाद धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। और जो देश गुलाम थे, जिस पर उपनिवेश स्थापित किया गया था, वो भी कई ऐसे देश थे जो अपनी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ा करके, आंदोलन करके आज़ादी प्राप्त कर लेता है। तो ये जो आपका चैप्टर है, उम्मीद है ये चैप्टर अब आपका खत्म हो गया है। आगे हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव
मतलब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगे और इस चैप्टर के सब्जेक्टिव को भी लेकर के आएंगे। और हम आपको इतिहास का दूसरा चैप्टर भी शुरू जल्द ही करेंगे, ज्योग्राफी हो जाए। मतलब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि 10th क्लास का संपूर्ण चैप्टर जो है, संपूर्ण बुक जो है, संपूर्ण सिलेबस जो है आपको इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।